हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये कक्षा 10 रसायन विज्ञान अध्याय नंबर 5 का 5वां लेक्चर है। ठीक है, आज 5वां वीडियो है। ठीक, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में डी ब्लॉक के बारे में। ठीक है, क्योंकि हम कल पढ़ाए थे पी ब्लॉक और पूरा टोटली पी ब्लॉक क्या हो गया था भाई, खत्म हो चुका था। और आज हम डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे और बेसिक क्लास 10th ही लेवल तक हम डी ब्लॉक पढ़ाएंगे, कहेंगे 12th लेवल तक हम डी ब्लॉक पढ़ा चुके हैं। आपको डी ब्लॉक देखना है तो आप 12th लेवल तक जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में होगा क्लास 12 के लिए डी ब्लॉक पढ़ाए हैं, डी और ए ब्लॉक। इसमें केवल सिंपल हल्का सा डी ब्लॉक के बारे में जिक्र करेंगे और एक वीडियो लाएंगे जिसमें एक ए ब्लॉक बना देंगे। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 5वां अध्याय क्या हो जाएगा, टोटली क्या हो जाएगा भाई, समाप्त हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं फिर डी ब्लॉक की तरफ। हेडिंग बना ले डी ब्लॉक। सबसे पहली बात, डी ब्लॉक किसे कहते हैं? डी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक यदि हम 10 के नजरिए से यदि हम बात करें या 12 के नजरिए से बात करें तो डी ब्लॉक भाई दोनों के लिए सेम ही है। डी ब्लॉक उसे कहते हैं कि यदि किसी तत्व का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ना, तो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है डी उपकोष में प्रवेश करता है, तो उसे हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंपल वही डिफिनीशन जो एस में लिखे थे, जो पी में लिखे थे, जो डी, वही चीज यहाँ लिखेंगे। लिखेंगे क्या, यदि किसी तत्व का यदि किसी तत्व का यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी उपकोष में प्रवेश करता है तो उसे डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, सिंपल। ठीक है, आप यही डिफिनेशन लिखिएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, ठीक है, यदि उसके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन, अंतिम का अर्थ ये होता है कि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जो होता है वह यदि डी उपकोष में प्रवेश कर रहा है तो उसे हम डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। ओके, जैसे हम एग्जांपल पे हम देखेंगे, जैसे में देख लें, जैसे में हम देखेंगे किसका भाई, स्कैंडियम के लिए लीजिए, परमाणु क्रमांक 21 होता है स्कैंडियम के, SC से लिखा जाता है स्कैंडियम। ठीक है, SC से लिखा जाता है इसका छोटा सी, ठीक है, स्कैंडियम। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा। ठीक है, 21 तक इलेक्ट्रॉन भरना है, 2p6 होगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा भाई, 3s2 होगा, 3p6 हो जाएगा। इसके बाद 4s2 और 3d1। तो अंतिम वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना वो किस में गया है भाई, डी उपकोष में प्रवेश किया है। तो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन जब डी में गया है ना, तो हम कह सकते हैं कि स्कैंडियम जो है ना, मतलब ये जो है ये डी ब्लॉक का तत्व है, ये डी ब्लॉक की क्या है, तत्व है, आप कह सकते हैं, सिंपल। ओके, और एग्जांपल देखना है तो और एग्जांपल देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ले ले, दूसरा परमाणु क्रमांक 26 ले ले, Fe, आयरन का, जिसको पूरी दुनिया लोहा कहती है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या आ जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s2, 3d, कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 6 भर ले। तो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन जो है किस में गया है भाई, डी उपकोष में गया, अतः ये भी डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, तत्व है। ठीक, तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो डी ब्लॉक के यहाँ पर लिखे गए, आप लोग देख सकते हैं। और एक वेरी इंपॉर्टेंट, दो ऐसे तत्व होते हैं ना, जो डी ब्लॉक के तत्व दो ऐसे होते हैं जो अफबाहु नियम को पालन नहीं करते, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरे हैं ना, इसका वो पालन नहीं करते हैं, ये अफबाहु का नियम कहलाता है। ठीक है, अफबाहु का नियम। यहाँ देखिए वो दोनों तत्व कौन है, इस पर स्टार बना लीजिएगा। ठीक है,
और तीसरा एग्जाम्पल में हम उसको लिख दे रहे हैं भाई, इसका एक का नाम है क्रोमियम, 24 क्रोमियम होता है, ठीक है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ना तो 1s2 2s2 2p6 लिखिएगा, ठीक है, और 3s2 3p6 भी लिखिएगा। जब 4s में जब जाइएगा ना तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लिखिएगा। कितना इलेक्ट्रॉन? एक। जबकि देखिए इसमें भी हम दो भरे हैं, इसमें भी दो भरे हैं, बट यहां पर s में एक इलेक्ट्रॉन भरिएगा, ठीक है, क्रोमियम के साथ। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा 3d, कितना इलेक्ट्रॉन बच गया भाई? तो आप देखेंगे यहां से तो 2 2 4 6 4 10 12 से 18 18 1 19 फिर 20 21 22 23 24 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 5 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ भेज दें, कोई दिक्कत? एक ही इलेक्ट्रॉन भरिएगा, ठीक है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेगा 5 इलेक्ट्रॉन उसको डी में भेज दीजिएगा। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन गया 5 डी में। अतः क्रोमियम भी डी ब्लॉक का तत्व है। क्रोमियम के साथ एक ऐसा होता है और एक और होता है भाई, आप स्टार बना के लिख ले, वो तत्व का नाम है भाई कॉपर, जिसका परमाणु क्रमांक 29 होता है, कॉपर, ठीक है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सेम वही काम कीजिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और इसके बाद जब ये s आएगा तो 4s में 1 ही इलेक्ट्रॉन भरिएगा और बाकी 3d जो होगा भाई 10 यहां भर दीजिएगा, कोई दिक्कत? देख सकते हैं भाई, ये जो डी ब्लॉक के दो तत्व ऐसे होते हैं जो अफबाहु नियम का उल्लंघन करते हैं। आई मीन उल्लंघन करने का अर्थ ये होता है कि ये अफबाहु नियम का पालन नहीं करते हैं, ये चीज याद रखिएगा, ओके। तो ये है, देख सकते हैं, क्रोमियम और कॉपर। तो ये है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के कुछ एग्जांपल है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्यों अफबाहु नियम का पालन नहीं करते हैं? आपसे कोई पूछ दे कि ये अफबाहु आखिर में क्यों हम यहाँ पर 4s के साथ 1 ही इलेक्ट्रॉन भरे हैं, जबकि इसमें s में 2 भरे हैं, ऊपर स्कैंडियम में भी 2 भरे हैं, बाकी क्रोमियम और कॉपर की जब बात आई है तो उसमें इन दोनों में हम कहें s में 1 ही भरे हैं इलेक्ट्रॉन। यदि आपसे कोई पूछ दे तो आप सिंपल बताइएगा, क्योंकि इसमें s में एक इलेक्ट्रॉन भरने का यह रीजन है क्योंकि s जो होता है ना वह अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है और इसके साथ साथ डी भी इलेक्ट्रॉन अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। इसलिए क्या होता है कि s के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो डी, s तो अस्थायी विन्यास वाले हो जाते हैं, बट डी जो होता है ना ये आधा अधूरा रह जाता है, इसका विन्यास अस्थायी नहीं हो पाता है। इसलिए डी जो है ना s से एक इलेक्ट्रॉन लेने की क्या करता है भाई, अपील करता है, गुजारिश करता है कि भाई s सुनो, एक काम करो, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, हमको दे दो, ताकि हम भी क्या हो जाए, अस्थायी। अस्थायी का अर्थ 2 कंडीशन में होता है। या तो देखो अस्थायी के लिए पहला कंडीशन यह होगा कि जो s है ना, s कब अस्थायी होगा, या तो s में 1 इलेक्ट्रॉन हो या तो s में 2 इलेक्ट्रॉन हो। और डी कब अस्थायी होगा, या तो d में 5 इलेक्ट्रॉन हो या तो d में 10 इलेक्ट्रॉन। ये इनकी अस्थायी का कंडीशन होता है। इनके अलावा s तो भाई हर हाल में समझ लो अस्थायी रहेगा, या तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तब भी अस्थायी रहेंगे ये डी वाले। और तीसरा कंडीशन होता है या तो कोई इलेक्ट्रॉन ही ना हो, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ये सब के सब अस्थायी के कारण है। तो यहाँ देखें, यदि इसमें यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, s में यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं यहाँ में, ये दोनों में, और डी में हम यहाँ पर यदि 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन भरना पड़ता है हमें, 4। तो s तो अस्थायी है परंतु डी अस्थायी नहीं है। डी को अस्थायी होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 या 10। ये बस इसी के साथ अपील करता है, क्योंकि s जो होता है ना वो इजिली डी को दे सकता है यहाँ पर, क्योंकि s पहले ही से अस्थायी है। तो s क्या काम करता है इसमें, s कहता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम एक भी रख लेंगे तो अस्थायी हो जाएंगे, अर्धपूरित अस्थायी कहते हैं इसको, हाफ अस्थायी। और ये क्या काम करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पर डी पे क्या आ जाता है, 5 आ जाता है, बस यही कंडीशन होता है। अब डी भी अस्थायी हो जाता है आंशिक रूप से, s भी अस्थायी हो जाता है आंशिक रूप से। इसलिए बस ये दोनों क्या काम करते हैं, अफबाहु नियम का उल्लंघन करते हैं। कोई पूछे क्यों करते हैं तो सिंपल बोलना, अस्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए क्रोमियम और कॉपर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करते हैं, इसी कारण ये अफबाहु नियम का उल्लंघन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे। इसके बारे में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बता दे रहे हैं। ठीक, इसके बाद डी ब्लॉक खत्म ही समझो, उतार लीजिए। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट अपना टॉपिक है भाई डी ब्लॉक की तत्वों की विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात विशेषता ये लिखिएगा, डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता ये होती है भाई, पहला इंपॉर्टेंट बात कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ना भाई वो सब के सब धातु होते हैं। ठीक है, पहली विशेषता क्या होगी, डी ब्लॉक के
सारे के सारे तत्व धातु होते हैं, ठीक है। आप लिख ले डी ब्लॉक के सारे तत्व धातु होते हैं, धातु होते हैं। सारे तत्व क्या होते हैं भाई? धातु होते हैं, पहली बात। दूसरी विशेषता, पहली विशेषता। दूसरी, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों की क्वथनांक, डी ब्लॉक के तत्वों की क्वथनांक, डी ब्लॉक के तत्वों की क्वथनांक उच्च होती है, ठीक है। उच्च होती है भैया, उच्च होती है। डी ब्लॉक के तत्वों की क्वथनांक क्या होता है भाई? उच्च होता है। नंबर 3 लिख ले, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व की गलनांक, डी ब्लॉक के तत्व की गलनांक उच्च होती है भाई, उच्च होती है, गलनांक उच्च होती है, ठीक है। इनके गलनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई? उच्च होते हैं। क्वथनांक उच्च होती है और होते हैं भाई, लिखना होते हैं, ठीक है। इसके भी गलनांक क्या होते हैं भाई? क्वथनांक, गलनांक उच्च होते हैं, ठीक है। और रही बात, अब तीसरी चौथी बात आप लिख सकते हैं कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं सब के सब विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं नंबर 4 में कि डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों में तन्यता गुण भी पाया जाता है। तन्यता का अर्थ होता है जिसे खींचने पर वह क्या होते हैं भाई? लंबा फैल जाते हैं तार की तरह। डी ब्लॉक के तत्व ऐसे होते हैं भाई जो मेन इंपॉर्टेंट लिख ले ये वाला नोट, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इसमें आघात और धनीय गुण पाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इसको जब हम पीटते हैं तो वो चादर की तरफ फैलते हैं, ठीक है। ये भी विशेषता में लिख सकते हैं। और इंपॉर्टेंट 4 नंबर में लिख ले कि डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं ना भाई, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता ये है कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम क्या कहते हैं भाई? तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, ओके। तो ये 4 कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, आप लोग नोट डाउन कर ले। इसके बाद चलते हैं संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं, जाहिर सी बात है। तो क्या डी ब्लॉक के सारे तत्व संक्रमण तत्व होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। डी ब्लॉक के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो संक्रमण नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम बता रहे हैं कि संक्रमण तत्व कहते किसे हैं, ठीक। हेडिंग बना के इसके बाद इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक है भाई संक्रमण तत्व, ठीक है। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? आपसे कोई पूछ दे कि भाई संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बताइएगा कि ऐसे तत्व जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। ऐसे तत्व जिनके डी उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मन करे तो आंशिक रूप से पाए जाते हैं या इनमें डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? ऐसे तत्व जिनके डी उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं, लिख लो, यही बेहतर है। या तो जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लिख लो, ये लिखो, बेहतर रहेगा, ठीक है। ऐसा तत्व जिसके डी कक्षक जैसे जिसके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे संक्रमण तत्व कहते हैं, उसे संक्रमण तत्व कहते हैं,
सिंपल, ये डिफिनीशन। कहने का मतलब ये है कि जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसे ही हम संक्रमण तत्व कहते हैं। अच्छा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या होता है? तो सिंपल लिख ले, इसका अर्थ बना के लिख ले। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अर्थ यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजन में ना रहे भाई। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अर्थ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अर्थ, तो सिंपल देखिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अर्थ सिंपल ये होता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो जोड़े के रूप में, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कक्षक में जोड़े के रूप में नहीं पाए जाते हैं उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे कि ऐसे इलेक्ट्रॉन या ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कक्षक में, ठीक है, जो कक्षक में, ठीक है, जोड़े के रूप में नहीं पाए जाते हैं, जोड़े के रूप में जो जोड़े के रूप में नहीं होते, सिंपल ये लिख लो, नहीं होते हैं, उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये है भाई अपना डिफिनीशन। कहने का मतलब सिंपल ये है कि डी जो होगा भाई, समझना, डी जो होता है, यदि आपके सामने हम डी में 6 इलेक्ट्रॉन रख दें तो इसके लिए आप कक्षक बनाएंगे, तो डी के लिए कक्षक जो बनते हैं ना, कक्षकों की संख्या 5 होती है, ऐसे 5 कक्षक बनते हैं। एक कक्षक, 2 कक्षक, 3 कक्षक, 4 कक्षक, 5, देखिए 1 2 3 4 5, 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन जब आप भरेंगे ना, 1 2 3 4 5 कक्षक में ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं। और एक होता है, देखो, कक्षक में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ऐसे, एक ऐसे भरे जाते हैं और दूसरा ऐसे। तो जो ऐसे भरा जाता है इसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। जो ऐसे भरे जाते हैं इधर साइड के, उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत तो समझना, कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 6वां इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो ऐसे भरेंगे, ठीक है, 6 नंबर इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरेंगे। अच्छा, क्यों ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं? तो एक हुंड नाम का वैज्ञानिक था, आप लोग 12 में पढ़ेंगे, क्लास 10th वाले बच्चे, आप लोग क्लास 12th में बिल्कुल पढ़ेंगे। यदि आपको प्रॉपर तरीका से डी ब्लॉक देखना है, अच्छे से एकदम जानना है पूरा डीपली, तो आप क्लास 12 का डी ब्लॉक देख ले, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये टॉपिक केवल 10th लेवल तक का है और काफी हद तक आ रही है इसमें, ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को उतना जिक्र तो है नहीं क्लास 10th में, लेकिन बट बता रहे हैं, आप लोग केवल बने रहे, देखे, वाकई में बहुत आनंद आएगा। देखे, सिंपल। तो इसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जो ऐसे होता है इसको क्लॉक और जो ऐसे होता है इसको एंटी क्लॉक। ओके, तो अब देखें, 6 इलेक्ट्रॉन भरना था, 1 2 3 4 5 भर के फिर 6 इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे तो एंटी भरेंगे। इसके बाद एंटी भरने के बाद अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो देखें, ये जो है ना, ये वाला कक्षक, ध्यान से देखिए, ये वाला, ये जो है ये युग्मित है। ये क्या है? युग्मित। युग्मित का अर्थ होता है कि जोड़े में है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो जोड़े में हो, कक्षक में जोड़ा के रूप में लिखे हो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भरे हो, तो ये जोड़ा में भाई 1 और 2 इलेक्ट्रॉन साथ में है, तो इसको हम युग्मित कहेंगे। और जिनके भाई जोड़ा नहीं है, देखो ये एक अकेला ही बेचारा, अकेला, तो ये जो है ना, ये सब के सब क्या, किस इलेक्ट्रॉन के नाम से जाने जाएंगे भाई? इन्हीं को अयुग्मित कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं की अयुग्मित कहते हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 4, 1 2 3 4, देखो 4 है तो 4 लिख दे, सिंपल। तो कहने का मतलब भाई यही है कि जिनके डी ब्लॉक के तत्वों में, जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उसी को हम संक्रमण तत्व कहेंगे। और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लें। और एक इंपॉर्टेंट बात ये लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है कि डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, परंतु डी ब्लॉक के सारे तत्व जो होते हैं ना भाई, वो संक्रमण नहीं होते हैं।
ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, बट कुछ को छोड़कर, ये चीज याद रखिएगा। संक्रमण तत्व वाले जो तत्व होंगे वो डी ब्लॉक में भल से पाए जाएंगे भाई, लेकिन कुछ होंगे जो संक्रमण नहीं होंगे। अब क्या लिख सकते हैं नोट में, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, लेकिन यहीं पे रिजल्ट लिखेंगे, परंतु डी ब्लॉक के सारे तत्व संक्रमण नहीं होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि संक्रमण तत्व जो होते हैं भाई डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व जो होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, बट लेकिन या परंतु डी ब्लॉक के सारे तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। मतलब इसका मतलब ये है सिंपल कि संक्रमण तत्व जो पाए जाएंगे वो डी ब्लॉक में होंगे, डी ही ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, बट ये रीजन है कि डी ब्लॉक के सारे तत्व संक्रमण नहीं होंगे, कुछ को छोड़कर सारे संक्रमण होंगे। अच्छा, कौन कौन होते हैं जो संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, ठीक है, अब कौन कौन होते हैं तब आप चेक कर सकते हैं। जो जो होंगे आप तो रीजन जान ही गए, जिनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो संक्रमण होंगे। जैसे कि हम बता दें स्कैंडियम आप देखे थे, परमाणु क्रमांक 21 स्कैंडियम, तो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन आप क्या देखे थे कि 4s2 आया था, फिर इसको आखिरी वाला ये बीच में ऐसे ऐसे चल के, ठीक है, 1s2 2s2 2p3 ऐसे ऐसे करके आखिरी में क्या आया था 4s2 आया था, और 3d देखे तो 1 आया था। तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक के लिए जब आप कक्षक बनाएंगे ऐसे, जरा बताएं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 5, एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो आप यहाँ पर भर दें, ठीक है, और सारे कक्षक क्या हो जाएंगे खाली। तो देखिए ये जो एक इलेक्ट्रॉन है क्या ये युग्मित है कि अयुग्मित है, तो आप देखेंगे कि भाई इसके साथ और कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं भाई, ये बेचारा अकेले कक्षक में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अयुग्मित कहेंगे। क्या कहेंगे, अयुग्मित, ठीक। और अयुग्मित जो होंगे वो संक्रमण होंगे। कहने का मतलब ये है कि स्कैंडियम जो है वो क्या है भाई, संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व है। देख सकते हैं आप, ये होता है संक्रमण तत्व, आप जांच कर सकते हैं। ओके, तो कुछ तत्व होते हैं जो संक्रमण तत्व नहीं होते, इनके एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, संक्रमण तत्व नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है भाई। कौन कौन है जो नहीं है, तो जिंक है, CD है, कैडमियम है, और मरकरी Hg, ये जो है भाई संक्रमण तत्व नहीं है। जिंक, कैडमियम, मरकरी संक्रमण तत्व नहीं है। बाकी जो होते हैं डी ब्लॉक के सारे तत्व वो सब के सब क्या होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। तो आप लोग नोट डाउन कर ले, अच्छे से उतार ले, इसके बाद चलते हैं इसकी विशेषता की तरफ, ठीक है। 2 विशेषता होती है संक्रमण तत्व की, उसको हम लिखवा दे रहे हैं, और इसके बाद इस क्लास को हम क्या करते हैं भाई, खत्म करते हैं। ओके, तो बस इतना ही है, बस आपकी क्लास में बस इतना ही है। आप लोग उतार लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है भाई, संक्रमण तत्व की विशेषता, ठीक है। तो संक्रमण तत्व की विशेषता क्या होती है भाई, आप उसे नोट डाउन कर ले। संक्रमण तत्व की पहली विशेषता ये होती है कि इनका डी उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि संक्रमण तत्व जो होते हैं इनके डी उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं, ठीक है। आंशिक रूप में मतलब पूरा 10 के 10 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे, आधे भरे जाएंगे। तो पहला में क्या लिखेंगे, इनका डी उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं। नंबर 1, इनका डी उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं,
पहला रीजन, ओके। और दूसरा रीजन लिखना है तो लिख रहे हैं इनका आयन या इनके आयन, इनके आयन रंगीन होते हैं, इनके आयन रंगीन होते हैं, बस ये दो विशेषता होती है संक्रमण तत्व की विशेषताएं में, ओके। तो आपसे कोई पूछे कि संक्रमण तत्व की विशेषताएं बताएं तो आप सिंपल बताइएगा कि इनका डी उपकोष जो होता है वो आंशिक रूप से भरे होते हैं। आंशिक रूप का अर्थ ये होता है कि डी जो होगा ना, डी में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो इसको हम आंशिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आंशिक। और इसके अलावा यदि डी में 10 भरे जाएंगे तो ये पूर्ण रूप से भरे हैं, तो जो पूर्ण रूप से भरा जाएगा वो संक्रमण नहीं होगा, ठीक है। जो आंशिक रूप से भरे होंगे वही संक्रमण होंगे, ओके। और दूसरी बात, इनके आयन जो होंगे रंगीन होंगे। आयन का मतलब क्या है कि जैसे आप देखते हैं कि कॉपर पर प्लस ऐसे वाला करके आ जाए, ठीक है, कॉपर 2 प्लस, तो इनको हम आयन कहते हैं। तो इनके आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई? रंगीन होते हैं। बस यही है संक्रमण तत्व की विशेषताएं। 2 विशेषताएं हमने लिखवा दिया, एक ये था संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, और डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में भी बता दिया। आप लोग के लिए होमवर्क है, कुछ हम तत्वों का नाम लिख रहे हैं, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ईमानदारी से कर लीजिएगा, ओके। जैसे कि कुछ डी ब्लॉक के तत्वों का एग्जाम्पल में लिख लें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, ओके। क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आई मीन इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। कौन कौन तत्वों का करना है? तो 25 Mn मैग्नीज का करना है, ओके। दूसरी बात आपको करना है किसका भाई? और कौन है भाई? और किसको दे दे? 30 जिंक का कर दीजिएगा, Zn का। इसके बाद आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग परमाणु क्रमांक 23 वेनेडियम का कर दीजिएगा, ठीक है, 23। इसके बाद 22 टाइटेनियम का कर दीजिएगा, ठीक है। आप इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा, 25, 30, 22 और 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर करिएगा, ओके, ईमानदारी से। कैसे? 1s2 2s2 के रूप में। इसमें 4s में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरिएगा, ठीक है। केवल 2 के साथ 2s में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते हैं, ठीक है। डी वाला के 2 ऐसे तत्व होते हैं जो अबाउ नियम का उल्लंघन करते हैं, बता भी दिए हैं। कौन कौन होते हैं भाई? कॉपर और क्रोमियम। ये जो होते हैं इनके साथ 4s जब आता है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते करते, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यहीं पर जाके ये अबाउ नियम का उल्लंघन करता है। कहने का मतलब ये है कि ये पालन नहीं करता है, ओके। तो ये आज की क्लास बस इतना ही है। यदि आप लोगों को वीडियो सही लगा हो, ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है, ताकि वो अच्छे से आकर केमिस्ट्री को सीख सके, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक एफ ब्लॉक के साथ, ओके। और ये एफ ब्लॉक जो होगा वो अपनी वीडियो की आखिरी टॉपिक रहेगा, और अध्याय आखिरी का फिनिश टॉपिक, ओके, और कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर केमिस्ट्री खत्म क्लास 10th के लिए। तो आप लोग यदि शुरू से नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जाए अच्छे से पहले लेसन से पढ़े, यहाँ तक 5 लेसन तक पूरा कवर करा दिए हैं, ठीक। यदि आप लोग तैयार कर लिए हैं तो भाई केमिस्ट्री में पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कोई आपको फेल नहीं कर सकता है, ठीक है। पूरे का पूरा नंबर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, उतना डीपली बताया जा रहा है। आप लोग उतार लें। वीडियो सही लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और वॉच किया करें वीडियो को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।